मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। डॉक्टर असलम साहब हैं, युवराज जी हमारे साथ और जावेद कुरैशी साहब हैं। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और जो मौजू है, जो हालात हैं, उस पर बात करने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। आपका तहे दिल से खैर मकदम। जावेद कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हमारा प्रोग्राम है नया सवेरा और आज हम कई मौजू पर बात करेंगे। क्यों ना शुरुआत में आपसे करूँ, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, जहन में ये बात आई। कश्मीर में 370 आर्टिकल के बाद आपने बहुत रैलियाँ की, आप आवाम से बहुत ज़्यादा मुखातिब हुए। क्या लगता है आपको मौजूदा सूरत हाल क्या है? मैम, आपका शुक्रिया। जब से 370 ख़त्म हुआ कश्मीर में, मैं हर एक ज़िले में जाके आवाम से मिला भी। मुझे लगा कि हम जो पिछली हमने ज़िंदगी गुजारी है, ये धोखे में गुजारी है। 370 जब ख़त्म हुआ, ख़ासकर कश्मीरी आवाम के साथ जो इस्तिसाल पिछले सियासतदानों ने किया कि लोग हकीकतन में खुश हुए कि 370 ख़त्म हुआ, क्योंकि जो भी मरकज़ से फंड्स आते थे वो उन्हीं सियासी लीडरों के जेबों में जाते थे या उनके कोठियों के ऊपर खर्च होता था, न कि इस गरीब आवाम को फ़ायदा मिलता था। अगर हम तब से बात करें, जब से 370 ख़त्म हुआ, जम्मू कश्मीर में चाहे बिजली का मामला हो या रोडों का मामला हो, सबसे बेहतर हो चुका है। और 370 मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी आड़ थी उन फिरक परस्तों को जो कश्मीर में हर वक्त अपनी वो सियासत को चमका के लोगों को रोड पर लाके और आम लोगों का कत्ल आम होता था। ये बहुत खुशी की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क में हुकूमत संभाली, इसके लिए कलेजा चाहिए वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही है जिसने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया। अगर और कोई होता, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा फैसला लेना भी बहुत बड़ा मुश्किल था जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि सबसे बड़े फिरक परस्त लोग जिनकी दुकानें 370 पे चल रही थी, आवाम आज तक बेखबर थी, किसी चीज़ का मालूम नहीं होता था क्या हो रहा है हमारे रियासती जम्मू कश्मीर में। एक उम्मीद जागी हुई है जम्मू कश्मीर के अवाम में, जब से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मैंने भी कुछ टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था। सचमुच ये सोच समझकर कि हम इस जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जावेद साहब, एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगी। एक आइन, एक परचम, एक पहचान, फिर आज़ादी की मांग क्यों, आज़ादी का मुतालबा क्यों? क्या ये सही है? मैंने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, कहीं जलसों में भी बताया, जो आज़ादी की मांग हो रही, हकीकतन में हम कब हिंदुस्तान से जुड़ गए हैं? जब फिर कुछ वो फिरक परस्त लोग जिन्होंने सियासत
मैं हिस्सा भी लिया, इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, फिर उन्होंने हारा। ज्यादा लोगों को ये किस तरीके से उबारते हैं कि हमारे दीन इस्लाम के ज्यादा ये इसी हिसाब से इनको टारगेट करते हैं। हकीकतन में ये कुछ लोग हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं, ये कुछ गिने चुने लोग हैं। अगर हम निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा दे दें, मुसलमानों का एक जोश और एक जज्बा होता है शरीयत के साथ, इसमें ये कामयाब होते हैं। जिस टाइम पे इन्होंने ये नारे लगाए, मेरे ख्याल में मैंने भी 30 साल जिंदगी गुजारी और महसूस किया जी कि हकीकतन में एक डर का माहौल होता है कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जी, कि रात के वक्त कोई आए वो मार देगा। मगर अब वो हालात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है या हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 370 को खत्म किया, अब लोग हजारों नहीं लाखों लोग तिरंगा लेके रैलियां करते हैं। अब वो जमाना चला गया है जब फिरक परस्त लोग हिंदुस्तान के उन सपूतों को दबा रहे थे। अब कश्मीर में वो हालात नहीं है, अब बदल गया है कश्मीर। मैं आऊँगा कुरैशी साहब, हालात पे भी, तिरंगे पे भी वापस आऊँगा, आपकी कमीज़ और कुर्ते पे भी वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले युवराज जी हमारे साथ हैं। युवराज जी, नया कश्मीर एक बीजेपी का नारा है, केंद्र सरकार का नारा है नया भारत। नया कश्मीर किस तरह का आप लोग देखना चाहते हैं? क्योंकि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग, उसमें बहुत सारी अड़चनें हैं। पहले हमने देखा कि बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिसमें हम कश्मीर की खूबसूरती देखते थे, फिर एक दौर ऐसा आया कि लोग डर के मारे यहाँ पे शूटिंग करना लोगों ने बंद कर दिया। इस वक्त आप माहौल किस तरह का देख रहे हैं? और ख़ास तौर से वो लोग जिन्हें हम रेडिकल कहते हैं या जो कट्टरवादी लोग हैं, उनसे निजात पाने के लिए आम कश्मीरी क्या करे? सबसे पहले तो नमस्ते सबको। इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर यंग फिल्म मेकर्स को। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया में बहुत यंग पॉपुलेशन है जिन्होंने अपने आप को फिल्म मेकिंग में ट्रेन किया हुआ है। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नया कश्मीर, इट्स अ न्यू होप फॉर फिल्म मेकर्स। हम फिल्म मेकर्स के लिए कश्मीर एक पैराडाइस है शूटिंग के लिए, और जैसे हमने आपको बताया, हमने सब हमारे प्रोफेशन काफ़ी सीरियसली लिया। अभी न्यू ओपनिंग मींस न्यू लोकेशंस फॉर शूटिंग। 2 साल पहले मैंने श्रीनगर में शूट किया था और लोकल पॉपुलेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी टैलेंटेड, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हम लोग रुके हुए हैं कि हम कब शूटिंग स्टार्ट करें, लोकल टैलेंट्स के साथ काम करें, अच्छे लोकेशंस पे शूट करें और हमारी जो खूबसूरत कश्मीरी की इमेजेस है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कश्मीर की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया में हम इसे मंजर आम पर लेकर आएँ, लोगों से उसको रूबरू कराएँ। देखते हैं कि अगर कोई चीज़ आप शूट करते हैं या उसको अपनी फिल्मों में दिखाते हैं तो बहुत फेमस हो जाती है। स्विट्ज़रलैंड उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। कश्मीर का आप कोई सानी नहीं है, ये कह लीजिए। अगर आप कश्मीर की कुछ लोकेशन को शूट करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कितना असर डालेगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। हम इसे फिल्म लैंग्वेज में कहते हैं फिल्म इंड्यूस टूरिज़्म। तो जब भी कोई लोकेशन या जगह एक फिल्म में, सीन में शूट किया जाता है, इसके इमेजेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंचते हैं। उस सीन को देखकर काफ़ी लोग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड
wants to visit the place, you know. तो जो फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज़्म है, जैसे आपको मालूम है स्विट्ज़रलैंड एक हॉटस्पॉट है, बिकॉज बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो इंडिया के फिल्म्स के हैं स्विट्ज़रलैंड में पिक्चराइज किए गए हुए हैं। और कश्मीर में तो देर आर सो मेनी गुड लोकेशंस जो लोग अभी तक जानते नहीं हैं, उनको सिर्फ 4-5 पॉपुलर लोकेशंस मालूम है, लेकिन देर आर सो मैनी। तो जब नई फिल्में बनेगी, ये नए लोकेशंस है वो हम एक्सप्लोर करेंगे और दैट विल बी मोर फेमस, देयर विल बी मोर टूरिज़्म। एंड एज यू नो, टूरिज़्म एक इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा देता है, लोकल्स को बहुत फ़ायदा देता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बिल्कुल, कश्मीर की एक तरह से रीढ़ है। अगर यहाँ पर पर्यटक नहीं हैं तो वो सूनापन लोगों ने देखा है, 370 हटने के बाद भी देखा है, कोरोना की कोविड के दौर में भी देखा है। तो लोग जानते हैं, या फिर जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा एक तरह से आतंकवाद के मामले हैं वहाँ भी लोगों ने देखा है। मैं डॉक्टर असलम खान साहब आपके पास आना चाहता हूँ, और अगर अच्छी सेहत रहेगी तो फिर हम पर्यटकों की खिदमत भी कर सकेंगे, उनका अपना काम भी आगे बढ़ा सकेंगे। अच्छी सेहत और जिस तरह आप दिख रहे हैं इस उम्र में एकदम यंग, इसका राज क्या है? आयुर्वेद किस तरह मदद करता है लोगों की? कि मैं 1974 से एलोपैथी प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन उसके हैज़ार्ड्स जो बहुत सारे थे, फिर मैंने इसे छोड़ दिया और नेचुरोपैथी में कुछ डिस्कवरीज़ की, और अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें रिकगनाइज़ किया गया। लंदन में, मलेशिया में वहाँ की गवर्नमेंट ने बुलाया, बल्कि वहाँ पर लैंड वगैरह लिए ऑफ़र की कि यहाँ पर आप बनाइए, क्योंकि लंदन की जो क्वीन है वो खुद नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करती है। तो कश्मीर जो है एक बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पर हमसे ये नेचुरोपैथी को हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ जिन्हें कहते हैं, और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है ख़ास तौर से, वो जो IQ आप देखेंगे, अगर कभी AQI आप देखते हो, स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा है। तो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। केरला में जो लोग आते हैं बाहर से, हमारे जब मैं यूरोप गया तो वहाँ देखा तो बहुत लोग केरला आते हैं, तो केरला से ज़्यादा फिर कश्मीर में लोग आने लगेंगे, मतलब कि मेडिको टूरिज़्म हो जाएगा ये। तो मेरी ये ख्वाहिश है ख़ास तौर से, जो नेशनल मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया जा रहा है, और यहाँ आने का मकसद भी यही है कि नेचुरोपैथी को हमारे LG साहब बढ़ावा दें। और नेचुरोपैथी सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि एलोपैथिक की दवा आपने आज खाई तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट्स होंगे, और नेचुरोपैथी जो है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 जो नारा है WHO का, उसके अंदर उसको ले लिया गया है, आयुष को ले लिया गया है। तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, हमारी सरकार ने उसमें कोशिश की है। तो अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो हम बार बार बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह। हमारी जो अब कोविड-19 में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है निकल के, वो इम्यूनिटी की आई है। तो इम्यूनिटी हमारी डेवलप होगी तो हम बीमार ही नहीं होंगे। बिल्कुल, कुदरत का कोई सानी नहीं है डॉक्टर साहब। कुदरत ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, अगर हम उनको पहचान लें, उनका इस्तेमाल कर लें, तो हम कभी बीमार ही ना पड़ें मेरे ख्याल से। और आप तो इसमें माहिर हैं, दहाइयों से आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप लंदन में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको कई डॉक्टर्स ने लंदन TV पर एजाज़ से भी नवाजा है, जो कि हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, नेचुरोपैथी और रूहानियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ पर रूहानियत होगी वहाँ पर आइडियोलॉजी ऑफ पीस होगी। जब पीस होगी तो यकीनन पूरी दुनिया में जो है जहाँ जहाँ भी पीस होगी, जहाँ जहाँ भी पीस होगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं ख़राब होगा, हमारी हार्ट अटैक नहीं होगा, हमें दूसरी बीमारियाँ नहीं होंगी। तो रूहानियत जो है वो इंटीग्रल पार्ट है मेडिकल साइंस का। लेकिन अफसोस है कि MBBS में या किसी और कोर्स में इसको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी कंट्री में गया हूँ, चाहे इजिप्ट गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, लंदन गया हूँ, तो मैंने एक कोशिश की, बल्कि हमारा अपॉइंटमेंट भी था, उसमें हम आ गए, चूँकि 15 दिन हमें रुकना था लंदन मैडम एलिजाबेथ से। वो बहुत इंटरेस्टेड हैं अपने यहाँ, चूँकि उन्होंने देखा है कि अब ख़ास तौर से एलोपैथिक दवाओं के इतने हज़ार से हमारी इम्यूनिटी को एकदम डैमेज करती है। तो ख़ास तौर से हम इसको एक ऐसे हब बना सकते हैं कश्मीर को, जम्मू को, कि यहाँ पर जो ऑलरेडी जड़ी बूटियाँ हैं उन पर रिसर्च करके लोगों को उनकी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने अपने पिछले 3 सालों में गोल्ड माजून है, सिल्वर माजून, टाइटेनियम माजून, अबरक माजून, मतलब ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो पिछले 1000 साल से लोगों को मालूम ही नहीं था इनका। क्योंकि जो पिछले हकीम हुए हैं, इब्न सीना वगैरह, तो उनके बाद में लोगों ने सोचा जो सुसरत ने काम कर दिया, या हमारे जो सबसे पहले धन्वंतरी कहलाते हैं दुनिया के वैद, उन्होंने काम कर दिया, दैट्स एनफ। वो एनफ है, लेकिन उसके आगे हमें बढ़ाना है, क्योंकि वो मैक्रो वर्ल्ड में थे
हम माइक्रो वर्ल्ड में आ गए। तो मैं इस माइक्रो वर्ल्ड के लिए क्या क्या हो सकता है, यही कोशिश कर रहा हूँ पूरी दुनिया में लोगों को बताता हूँ कि अगर आप नेचुरोपैथी की तरफ आएंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ जावेद कुरैशी साहब आपकी तरफ, और सवाल बहुत सीधा है। आप जहाँ से आते हैं वहाँ भी बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं, जहाँ पे आपने अपना जीवन बिताया जिन युवाओं के बीच में, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो आपकी इन बातों का विरोध करते होंगे, जिस बात को आप बोलते हैं वो विरोध का सामना आपको करना पड़ता है। और फिर भी जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं तिरंगे के बारे में, तो आप अपनी बात का इजहार कुछ ऐसे करते हैं जैसे अमूमन हमने देखा है कि चाहे बजरंग दल के लोग हों, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, वो अंदाज़ आपका आ जाता है। तो ये दिखाना ज़रूरी पड़ता है कश्मीर के अंदर कि इसी तरह से आपकी बात सुनी जाएगी? हकीकतन ये ज़रूरी नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर रही थी, आईनी हिंद के तहत उसने हलफ उठाया था, उसकी सरकार रही है, और वही तिरंगे के खिलाफ बोलती है कि मैं नहीं उठाऊंगी, या कोई कांदा देने के लिए नहीं है। उस टाइम पे मैंने उसको ये सिखाने के लिए किया कि एक ही नहीं है, लाखों है जो हिंदुस्तान के जानी निसार है। तिरंगे की अहमियत समझाया उसको। हकीकतन मैंने आपको पहले भी बोला कि जो 370 ख़त्म हुआ, इससे पहले वहाँ हिंदुस्तानियों की आवाज़ दबी हुई थी, डर रहे थे लोग। जब ख़त्म हुआ तो हकीकतन में ये आवाज़ बाहर आ गई और लाखों लोग सड़कों पे निकलकर तिरंगे को हाथ में लेके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये हकीकतन उस वक्त ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो कदम उठाया था उस टाइम पे। आप देखते हैं उसके बाद कुछ बदलाव हंदवाड़ा में, शोपियां में, ऐसे इलाके जहाँ पे अलग अलग तरह के गुट सक्रिय हैं, किसी को पैसा कहीं से आता है, कोई कुछ करता है, वहाँ पे कोई बदलाव, कोई असर इसके बाद देख रहे हैं आप? बिल्कुल। कश्मीर में तो अगर हम पिछले 70 सालों की तवारीख देखेंगे या रोडों की हालत देखेंगे, मेरे ख्याल में जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है, अब बेहतर हो रही है। इस मौसमी सरमा में मैंने 30 सालों से देखा, मौसमी सरमा में कश्मीर में ज़्यादा एहतिजाज बिजली पे होता है। ये पहली बार हुआ कि इस बार कश्मीर में बिजली पे मौसमी सरमा में एहतिजाज नहीं हुआ। क्या ये बदलाव नहीं है? ये हकीकतन में बदलाव है। जब बर्फ गिरती है तो बिजली कट हो जाती है कश्मीर में, खासकर कश्मीर की मैं बात करूं, मगर इस साल कश्मीर में वो माहौल रहा, बिजली हकीकतन, बिजली के ऊपर किसी आम शहरी ने एहतिजाज नहीं किया। अब जो रोडों की हालत है वो बेहतर है। आवाम अब ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ही हुकूमत जम्मू कश्मीर में आ जाए, क्योंकि लोगों से मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं हम। हर वक्त यहां के सियासी लीडरों ने इस आवाम को धोखा दिया है। अब एक उम्मीद जाग गई है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वो सच हो। मैं युवराज साहब के पास आना चाहूँगी। आप बॉम्बे से आते हैं, आपकी वाइफ कश्मीर की है, 2 रियासतों को आप जोड़ते हैं यहाँ। नौजवानों की मैं बात करूँगी सबसे पहले। कश्मीर के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कश्मीर के नौजवानों को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले मैंने श्रीनगर में शूट किया था।
इतना टैलेंट है श्रीनगर में, और जम्मू से भी काफ़ी हमें आर्टिस्ट थे, हम सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं, उनको बहुत होप है हमसे ही, क्योंकि ठीक है, एक ओल्ड स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री का और एक ये न्यू स्कूल है। एक जगह आप इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द न्यू कैमराज, न्यू लेंसेज, और इतने अच्छे टेक्नीशियंस हैं हम लोग। तो जिस तरह से ये सारे फिल्म मेकर्स मुझ पर एक होप लगाकर रुके हैं कि युवराज फुल फ्लैश स्टार्ट करता है, तो मैंने भी बताया ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, सब बेहतर हो जाता है, सारा पीस है, विल बी शूटिंग मच मोर। और बिकॉज एक मैंने फिल्म बनाई है कश्मीर पर, कश्मीरियों को, और फ्रॉम जम्मू कश्मीर जो क्राउड है उनको बहुत होप से हमसे, तो जितने भी फिल्म मेकर्स फ्रॉम इंडिया है वो मुझे अभी कांटेक्ट करते हैं कि युवराज वी वांट टू शूट इन कश्मीर, कैसे आगे बढ़े, कैसे हम लोकेशंस बुक करें, क्या आप हमारे साथ को प्रोड्यूस करोगे जी। तो बहुत एक्साइटमेंट है सारे कंट्री में। लेकिन युवराज जी, बॉम्बे जाके अगर इंसान एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, बहुत स्ट्रगल है, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं, और जो नौजवान इस लाइन में आना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं जी। कश्मीर से अगर कोई नौजवान बॉम्बे जाता है तो उसके लिए आपके पास क्या खास मौका है? तो एनीबडी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेलकम टू माई स्टूडियो। स्टूडियो का नाम है अटलांटिक फिल्म्स, और सारी सपोर्ट हम करेंगे उन्हें, और ठीक है, मुंबई एक जगह है ऑब्वियसली इंडिया में, बट फिल्म इंडस्ट्री तो सब जगह हो सकती है जी। एक अच्छा बेस हमें जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट अच्छा है और बहुत सारी फिल्में यहाँ पे आएंगे शूट करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि आई वांट टू प्ले अ रोल कि हम यहाँ भी एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री सेटअप करें विद यंग टैलेंट। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे ख्याल से राम कि यहाँ के नौजवानों को यहीं पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए। असलम साहब से राम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं असलम साहब से असल में यही, मैं तो पहली इस जो मुस्कान है असलम साहब की, उसी के आधार पर पूछना चाहता हूँ कि हम जब नेचुरोपैथी की बात करते हैं, हमारे सनातन संस्कृति में तो जिसे तपस्या करनी होती थी वो हिमाचल की तरफ चल देता था, हिमालय की तरफ चल देता था, जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ खूबसूरती है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, वहीं चल देता था। और फिर उन लोगों को स्वास्थ्य की, सेहत की चिंता वो छोड़ देते थे, क्योंकि सीधा कुदरत से तालमेल हो जाता था। तो अभी क्या सलाह है लोगों को, क्या करें वो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जो नेचर पे अगर हम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम मतलब तौहीद पे चलेंगे, इस्लाम पे चलेंगे, और बीमारी से बच के चलेंगे, यानी कि बीमारी कोई होगी नहीं अगर हम नेचुरल लाइफ जिएंगे। और ये कुरान भी कह रहा है कद अफ़लह मन तज़क्का। कुरान ने ये नहीं कहा अपने जिस्म को पहले ठीक करो, बल्कि कहा अपनी रूह को पहले ठीक करो। अगर हम, यही हैनीमैन ने भी रिसर्च की थी कि डिरेजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स जो है दैट इज़ नॉन एज डिजीज़। तो अगर हम अपनी रूह को अच्छा रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, तवाना रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हम बीमारी नहीं होंगे। तो ख़ास तौर से मैं, हमारी जो टीम है, हम जो काम कर रहे हैं एक टीम के साथ कर रहे हैं, पूरी इंडिया में अल्लाह का शुक्र है हमारे लोग हैं, या कश्मीर में भी पीस का काम कर रहे हैं वो, और साथ साथ में लोगों को रूहानी तरबियत भी देते हैं। रूहानी इन द, नॉट इन द मिस्ट्री बट रीज़न बेस्ड रूहानियत, यानी कि अक्ल से कैसे दुनिया में रहा जाए। यहाँ बीरवा है, यहाँ हमीदुल्लाह साहब कर रहे हैं हमारा काम बहुत अच्छा, और भी ऑर्फेनेज की भी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि यहाँ पर जैसे हिमालय पे जड़ी बूटी बोई जाती है जो, तो वो हमारी वादी में बोई जाए 10 लाख रुपए किलो होती है, जड़ी कीड़ा बूटी होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होने लगेगी, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, सोर्स ऑफ मेडिसिन भी बढ़ेगा, और नेचुरोपैथी का एक ऐसा सेंटर बन जाएगा इंशाल्लाह कि यूरोप से और जहाँ जहाँ भी मेरे ताल्लुक़ है इंशाल्लाह, मलेशिया या दूसरे मुल्कों से वो लोग यहाँ पर आया करेंगे। क्योंकि मैं, बड़ी ख्वाहिश है कि वो ऐसी जगह बने तो जो बड़ी खूबसूरत भी हो और वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हो, जो हमारी सेहत के लिए, जो आपने जुमला कहा बहुत अच्छा कहा कि हम नेचर की तरफ वापस चलें, और बहुत हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ में जी लिए, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे हम लोग। चलिए जावेद कुरैशी साहब, एक सवाल मेरे जहन में आपके लिए है। 307 आर्टिकल हट चुका है, कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर बसाने की बात हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कश्मीरी पंडित यहाँ बस पाएंगे इस माहौल में, या अभी भी डर है? बिल्कुल, हकीकतन में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने ये फैसला ले लिया है कि जम्मू कश्मीर में अपनी जगह पे
जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया है वहाँ पे बसाया जाए इनको। अभी माहौल पहले से बेहतर है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें पहले अमन का माहौल वहाँ पे बनाना है। हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को अमन के लिए काम करना है। जब अमन हो हर एक चीज़ पॉसिबल है फिर, जी, चाहे तरक्की हो, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को वहाँ पे बसाना है, जी, चाहे बेरोजगारी का मामला हो। हकीकतन में ये सब चीज़ें तब मुमकिन है बिल्कुल, जब जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल पैदा हो। इसलिए हम सबको अमन के लिए काम करना है और इसको आगे बढ़ाना है। बेशक। जी, हमारे बीच बॉलीवुड एक्टर अयान खान साहब आ गए हैं। अयान जी, स्वागत है आपका, आप मंच पे तशरीफ लाइए। अयन साहब बुलाना चाहेंगे आपको, इंतज़ार है आपका हम स्टेज पर। तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं, आप कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हमारे नाजरीन के बीच में और यूथ की, नौजवान की आप रहनुमाई करें, उनको गाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयान साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी और पहले आपको मुबारकबाद दे दूँ, जिस तरह से आप बुलंदियों पर हैं, अपनी जीत का यहाँ परचम आपने लहराया, अपनी मेहनत से आपने कश्मीर के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल सेट किया है ख़ुद को। क्या लगता है कि कश्मीर के जो नौजवान हैं दूसरी जो चीज़ों में अभी इन्वॉल्व हैं वो एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे आपसे प्रेरणा लेकर? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे बड़ी बात, आज हम जिस टॉपिक पे ये डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज़ समथिंग दैट वी कैन से विदाउट पीस इट्स नॉट पॉसिबल। व्हेन पीस विल प्रिवेल, डेवलपमेंट विल कम। एंड when I started my journey, it was very much big challenge for me since I was from downtown Srinagar, and I dreamed about to becoming an actor. So my journey was very much hectic, and my family supported me throughout the journey. And I can say when I left Kashmir, I had pursued my acting classes and degrees from Mumbai. And because in Kashmir there were no platform, there were no acting academy cinemas there. Yes, I realized that I have to do something for the betterment of my people, betterment of the society and the youth. Especially I came back to Kashmir to shoot my project there. I had kept my promise alive to do whatever I will do in my capacity. I will definitely do the best. I launched my first look poster of my recently released song, which had touched millions of hearts and souls within the short period of time Firaoge, under the banner of T-Series and Mystery Cinefilms. And I launched my first look there at Srinagar itself. It was very big thing to get T-Series, world's powerful music label company, to launch their poster in Srinagar itself. I did that, and my posters and banners were installed across the city in Srinagar. So this is the thing that I want to inspire other youth to do like this and prevail, let peace prevail in Srinagar, in Kashmir. जी, I did that, and unfortunately there were some things happened. My posters and banners were torched, damaged in the parts of Srinagar city, and but I didn't give up. I kept my promise alive that I will do the second poster launch in Srinagar itself. I did that, and all things happened very well. So our youth has to realize that we are living in this country, and we have to live in this country, and we have to die in this country. There is no future without this. Like, our youth needs to know that. बिल्कुल। अयान साहब, एक चीज़ तो है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, और जो अपने ख़ास होते हैं वो उसको बूस्ट भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि कुछ लोग जो आपसे थोड़े से नीचे हैं उनको हाथ देने की ज़रूरत है कि आपका हाथ पकड़ेंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे युवा के लिए, कश्मीर के लिए, जिनका मन मचलता है कि काम करना है लेकिन कठिनाइयाँ वही हैं जो आपने झेली हैं,
तो क्या आपका विज़न है, क्या करना चाहते हैं, क्या अपेक्षा है प्रशासन से, एलजी साहब से या सरकार से, क्या आप चाहते हैं? अभी हमने रिसेंटली अपना बैनर स्टार्ट किया है. आई हैव स्टार्टेड द बिग इनिशिएटिव अंडर माय बैनर मिस्टी सिने फिल्म्स. दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ऑफ कश्मीर बेस्ड. We have a registered office in Mumbai itself. We want to engage the youth and we want to provide the better platform to the youth. जो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे यूथ के पास आगे प्लेटफॉर्म हो. We are planning to set up acting academy in Jammu and in Srinagar. And we have recently launched our music label MCF Originals, where we will give the platinum platform to the budding youth. जो हमारा यूथ है श्रीनगर का, उनके लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हम दे देंगे. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जावेद साहब, आपका अखलाक, आपका लिबास और आपकी जहनियत कश्मीर की आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, उनकी रहनुमाई के लिए आप काम करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए अपना कीमती वक्त निकाल कर. इसी के साथ युवराज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. कश्मीर के नौजवानों के लिए आप इतना कुछ सोच रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि वो फैज़याब होंगे आपकी सोच के साथ. आप जो कदम उठाएंगे उससे. असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप इसी तरह से आवाम की रहनुमाई करते हैं. नेचुरोपैथी के ज़रिए किस तरह से सेहत याब रहा जा सकता है, उसके लिए आप लोगों को बेदार करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का तशरीफ़ लाने के लिए.